हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है आपकी फिजिक्स की क्लास में। हम बात कर रहे हैं आज से एक नए चैप्टर की, जिसे हम कहेंगे चैप्टर नंबर 6, वर्क पावर एनर्जी, या फिर वर्क एनर्जी पावर भी हम कह सकते हैं। ओके, और इस चैप्टर में एक नया कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, जो कॉन्सेप्ट हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में देखा, हमने 2 डायमेंशन मोशन में देखा, हमने 1 डायमेंशन मोशन में देखा, हमने इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट देखा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट हमने देखे, फोर्स के कॉन्सेप्ट हमने देखे। वही कैलकुलेशन हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, और उस तरीके का नाम है वर्क एंड एनर्जी। ओके, हम बहुत, ये एक इफ़िशिएंट मेथड है जिससे हम बड़े बड़े कैलकुलेशन को बहुत इजीली कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज से हमको नया चैप्टर स्टार्ट करना है, और सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी बात कर रहे हैं। ओके, हम टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे उसकी बात करेंगे। ओके, तो अगर आप आपके चैप्टर वर्क पावर एनर्जी की बात करते हैं, ओके, अगर हम वर्क पावर एनर्जी की बात करें तो वर्क पावर एनर्जी में सबसे पहला टॉपिक जो आता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्क डन, डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। ओके, सबसे पहला टॉपिक क्या आता है, डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। दूसरा टॉपिक हम देखेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ओके, यहाँ पर फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, तो हम दोनों कैटेगरी की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, उसके बाद हम देखने वाले हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो थर्ड टॉपिक हमारा क्या है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। पहला टॉपिक हमारा है वर्क डन का डेफिनेशन। दूसरा टॉपिक हमारा है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। थर्ड टॉपिक की बात हम करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आगे देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्क डन। ओके, हम अलग अलग कैटेगरी में वर्क डन को डिफाइन कर सकते हैं। हम सबसे पहले इसको 3 कैटेगरी में जनरली स्टडी करेंगे। पहला कैटेगरी जो होगा उसे हम कहेंगे वर्क डन दैट इज द पॉजिटिव वर्क डन। सेकेंड कैटेगरी जो है वो है नेगेटिव वर्क डन, और थर्ड कैटेगरी इज दी जीरो वर्क डन। थर्ड कैटेगरी क्या है, जीरो वर्क डन है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन। फिर हम बात करेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी। ओके, 6 चैप्टर क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी। ओके, यहाँ पर वर्क डन को समझने के बाद, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखने के बाद, हम अलग अलग फोर्स, जो कि हमने डिफरेंट कैटेगरी के फोर्स देखे हैं, उनके कारण वर्क डन की बात करेंगे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करेंगे। उसके बाद 7th टॉपिक हमारा होगा वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। फिर हम बात करेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे वर्क डन बाय शूडो फोर्स, वर्क डन बाय शूडो फोर्स। ओके, वर्क डन बाय शूडो फोर्स। उसके बाद हम बात करेंगे वर्क डन बाय, बस वर्क डन बाय शूडो फोर्स। उसके बाद हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, है ना। वैसे तो और भी हमारे पास डिफरेंट फोर्स होता है, जैसे कि टेंशन होता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ओके, तो वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम कुछ बेसिक वर्क डन, बेसिक फोर्स की बात करेंगे, जैसे ग्रेविटी की बात करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन की बात करेंगे, फ्रिक्शन की बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास नया टॉपिक आएगा, दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसका फार्मूला हमको पता है, दैट इज़ हाफ mv²। ये होता है काइनेटिक एनर्जी। ओके, उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जिसको हम कहेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। फिर नेक्स्ट टॉपिक, 12th टॉपिक हमारे पास में आएगा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को समझेंगे तभी हमको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा, टॉपिक नंबर 13 जो होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ओके, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद हम बात करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। ओके, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तो वैसे आपको पता ही होगा, U = mgh होता है। ओके, और स्प्रिंग में अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हमारे पास फार्मूला होता है ½ kx²। हम इसका डेरिवेशन भी देखेंगे और इसके
इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आएगा, ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ओके, और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व को समझ जाते हैं तो हमको स्टेबिलिटी भी समझ में आता है। तो स्टेबिलिटी में हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। ये हमारा 18th टॉपिक है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी की। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, तो मैकेनिकल एनर्जी जो होता है हमको पता है, दिस इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और इसके कंजर्वेशन की हम बात करेंगे, इससे रिलेटेड हम कुछ डेरिवेशन भी देखने वाले हैं। ये हमारा टॉपिक नंबर 19 होगा। और 20th टॉपिक, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट चैप्टर में सर्कुलर मोशन देखा, तो हम यहाँ पर सर्कुलर मोशन की बात करेंगे इन वर्टिकल प्लेन। ओके, किस में बात करेंगे? वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन की बात करेंगे और यहाँ पर एनर्जी के कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है मैकेनिकल पावर। ओके, टॉपिक नंबर 21 क्या है? मैकेनिकल पावर। और लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज टॉपिक नंबर 22 इज द पावर ऑफ वाटर पंप। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम ने मैक्सिमम टॉपिक यहाँ पर कवर किए हैं। ओके, क्योंकि हम जो भी टॉपिक यहाँ पर कवर कर रहे हैं, अगर आप वो टॉपिक सिस्टमेटिकली समझते हैं तो आपका एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा। ओके, हम केवल और केवल बोर्ड के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर जेई के लिए भी बात कर रहे हैं, नीट के लिए भी बात कर रहे हैं। तो सारा टॉपिक हम विथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ में उनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक नंबर 1 आता है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास में हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। अगर हम वर्क डन को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले हम उसका एक बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं ताकि हमको उसका फार्मूला डिराइव करने में इजी हो। ओके, तो उसका डेफिनेशन क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और वो डिस्प्लेसमेंट आपको कौन सा लेना है? वो डिस्प्लेसमेंट आपको लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। ओके, तो ये एक हमने डेफिनेशन देखा। या फिर अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं समझ में आता है तो हम यहाँ पर एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वो डेफिनेशन होगा दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिखेंगे हम? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स which is along the displacement। ओके, वो फोर्स का कंपोनेंट आपको लेना है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का मतलब कि सिंपल सा कहने का है, मतलब यही है कि इसमें हम डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और या फिर आप फोर्स को भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। आपको केवल वही कंपोनेंट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। ओके, तो इसको समझने के लिए, फार्मूले को डिराइव करने के लिए हमने सबसे पहले एक ब्लॉक लिया, ओके, है ना, जिसका मास m है, और इसे हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है। ओके, अब इस ब्लॉक पर हम एक हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर, ये एंगल यहाँ पर थीटा है। ओके, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर हम यहाँ पर इस पर फोर्स लगा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर हम यहाँ पर F फोर्स लगा रहे हैं। ओके, F फोर्स हम लगा रहे हैं। ओके, तो इस F फोर्स के दो कंपोनेंट हम देख सकते हैं। इस F फोर्स के हम दो कंपोनेंट देख सकते हैं। ओके, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? वो होगा F
कॉस थीटा। ओके, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन थीटा। ओके, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और हमको पता है इस फोर्स के कारण ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है। ओके, मान लेते हैं ये जो ब्लॉक है यहां से यहां तक मूव करता है डेल्टा एक्स डिस्टेंस। कितना मूव करता है, डेल्टा एक्स डिस्टेंस मूव करता है, या फिर आप कह सकते हैं डी डिस्टेंस मूव करता है। तो यहाँ पर वर्क डन का डेफिनेशन आप देखेंगे, फोर्स विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट डी। तो वर्क डन का अब हमारे पास फॉर्मूला आया एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। ओके, पर ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। हमको 11th क्लास में थोड़ा सा इसको एडवांस वर्जन देना पड़ेगा। ओके, तो उसका एडवांस वर्जन देने के लिए हम अभी बात करते हैं इनिशियल पॉइंट की और फाइनल पॉइंट की। ओके, ये है हमारा इनिशियल पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर है r1 और ये है हमारा फाइनल पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर है r2। तो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा r वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा r वेक्टर क्या होगा, ये डेल्टा r वेक्टर होगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ओके, ये क्या कौन सा वेक्टर है, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ओके, और अब अगर हम यहां पर एफ डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये एफ डायरेक्शन में एफ वेक्टर फोर्स लग रहा है, तो यहां पर जो थीटा एंगल है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब हम लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस थीटा। अभी हमने देखा क्योंकि इस फोर्स का इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा एफ कॉस थीटा, और वही हमको काउंट करना है। पर यहां पर इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं एफ वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। ओके, इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हमको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। ओके, तो यहां पर W इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा आर आया, तो यहां आपने एक डेफिनेशन लिखा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स की डायरेक्शन में है, या फिर आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। या तो आप फोर्स को रिजॉल्व करो या डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व करो। अब हमारे पास में एक नया डेफिनेशन और आता है, वो नया डेफिनेशन क्या है। ओके, एक नया डेफिनेशन और हमारे पास में आ रहा है, वो नया डेफिनेशन क्या है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट वर्क डन क्या है नया डेफिनेशन, वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एक नया कॉन्सेप्ट हमारे पास में आया, ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट हमारे पास में आया। तो ये हमने बेसिक डेफिनेशन देखा वर्क डन का। वर्क डन को केवल आप एक तरीके से नहीं 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, अब अगर हम कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। ओके, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। हमने यहाँ पर वर्क डन की जो बात की है, हम यहाँ पर कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हमने जो यहाँ पर वर्क डन की बात की है, ओके, वर्क डन क्या है भैया, वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे
पहला कॉन्सेप्ट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन नहीं होता, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है, पर इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन वैसे भी स्केलर क्वांटिटी होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है इसका यूनिट, दूसरा कॉन्सेप्ट है इसका यूनिट। तो वर्क डन का यूनिट हम यहाँ से लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर। क्या लिख सकते हैं? न्यूटन इंटू मीटर, और ये बराबर होता है किसके? जूल के, जिसको आप कैपिटल जे की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो वर्क डन का यूनिट जूल है और ये यूनिट है एसआई यूनिट। कौन सा यूनिट है? एसआई यूनिट। आपको पता है एसआई यूनिट क्या होता हो? ओके, अगर हम इसके सीजीएस यूनिट की बात करें, अगर हम इसके सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो होता है अर्ग। क्या होता है? अर्ग। और अगर हम इस जूल और अर्ग में रिलेशन फाइंड करें तो जूल और अर्ग में मेरे प्यारे बच्चों रिलेशन होता है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। ये रिलेशन आपको याद रखना है। ओके, हम एक भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं हैं, और आप अगर सिस्टमेटिकली सारे कॉन्सेप्ट समझते हैं तो फिजिक्स आपका स्ट्रांग होगा। इस बात के लिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ओके, डेफिनेटली योर फिजिक्स विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, योर फेवरेट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। ओके, सो दिस इज द अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं डायमेंशनल फार्मूले की। किसकी बात कर रहे हैं? डायमेंशनल फार्मूला। ओके, डायमेंशनल फार्मूला हम बात कर रहे हैं डायमेंशनल फार्मूले की। और वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला, भैया न्यूटन का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? mL/t-2, और डिस्टेंस का या फिर डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? L, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा? mL/2t-2। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको याद रखना है कि वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? mL/t-2। ओके, तो यहाँ पर हमने वर्क डन का बेसिक डेफिनेशन देखा। यहाँ पर हमने वर्क डन की अलग अलग फार्मूले देखे। ओके, हम वेक्टर फॉर्म में भी वर्क डन की बात कर सकते हैं और स्केलर फॉर्म में भी वर्क डन की बात कर सकते हैं। ओके, आप डायरेक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच का एंगल का फार्मूला की वैल्यू फार्मूले में पुट करके वर्क डन फाइंड कर सकते हैं, या वेक्टर फॉर्म में आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में अगर आपके पास में कोई रिलेशन दे रखा है तो आप वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी आप करवा ही दीजिए, पर वो न्यूमेरिकल हम कब करेंगे? जब हम अलग अलग कैटेगरी में फोर्स को डिवाइड करेंगे। हम यहाँ पर दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो नेक्स्ट लेक्चर जो आपका आने वाला है वो आने वाला है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, और वहाँ पर हम न्यूमेरिकल की हेल्प से ही वो कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं। ओके, वहाँ पर हम न्यूमेरिकल की हेल्प से ही वो सारे कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद जो थर्ड लेक्चर होगा वो होगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और फोर्थ लेक्चर फिर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो आगे आने वाले लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो सारे लेक्चर मिस नहीं करना है, आपको ज़रूर देखना है। थैंक यू वेरी मच।